बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8th की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पाठ 3 और हमारे पाठ का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें आप जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने जा रहे हो। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी, उसका विस्तार कहाँ तक था। उसके बाद हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किन देशों से था, कौन कौन से देश थे जिनसे सिंधु घाटी के संबंध थे। अगला है आर्य कब आए, और उससे अगला जानेंगे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया कि अतीत की सबसे पहली तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। इसके अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा में मिलते हैं। अब यहाँ पर बताया है नेहरू जी ने कि इतिहास की जो सबसे पहली तस्वीर पिक्चर आपको दिखाई देती है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें भी दो शहर बताए हैं सिंध के, मोहनजोदड़ो है और पंजाब का है हड़प्पा। ये दो महत्वपूर्ण शहर हैं। आगे बताया है, देखिए आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ऐसे दिखते थे ये शहर। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी, इतिहास को समझने में बहुत योगदान दिया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। लेखक का मानना है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे बहुत से नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बनाया होगा। यह सभ्यता उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली हुई थी। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं। अब देखिए लेखक बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये जो दो शहर हैं, इन दोनों के बीच में भी काफ़ी दूरी है और उस दूरी के बीच में भी बहुत सारे और नगर होंगे और ऐसे अवशेष भी मिले हैं। तो इनका विस्तार काफ़ी था। आगे बताया है, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में अंबाला जिले में यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। तो हमारा जो बात थी कि हम ये जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली थी, तो इसका उत्तर क्या होगा, काठियावाड़, पंजाब और गंगा नदी के किनारों तक ये सभ्यता फैली थी। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। जिस तरीके के घर मिले हैं, जिस तरीके के वहाँ का रहन सहन देखा गया है, उससे ये कहा गया है कि वो बहुत विकसित सभ्यता थी। आगे है, इस स्थिति पर पहुंचने के लिए उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। देखिए इसमें बताया है कि ये सभ्यता जितनी विकसित सभ्यता थी उस तक पहुंचने के लिए उसको हजारों वर्ष लगे होंगे। साथ ही ये धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, किसी एक धर्म का बाहुल्य या बोलबाला वहाँ पर नहीं था। धार्मिक तत्व मौजूद थे और इसके साथ साथ बाद के भारत की सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। जो संस्कृति है उसका विकास आज जो हम देखते हैं उसके तत्व सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थे। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। देखिए बच्चों, प्रश्न ये पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो वो उत्तर क्या होगा, फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र। और यह एक
व्यापार करते थे, साथ ही ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। अब प्रश्न ये पूछा जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार की क्या स्थिति थी, तो उसका उत्तर ये होगा। आगे हम जानेंगे। लेखक कहते हैं कि यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाजों की दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि ये देखकर आश्चर्य होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ऐसा बहुत कुछ था जो अभी जो परंपराएं, रहन सहन, कपड़े ये सब चल रहे हैं, ये उस समय की यादें दिलाते हैं। आगे बताया है आर्यों का आना। आर्य कौन थे, कहाँ से आए, जवाहरलाल नेहरू जी इसके बारे में क्या कहते हैं, ये हम जानेंगे। लेखक कहते हैं कि सिंधु घाटी के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब तक भी पता नहीं है। यह भी संभावना है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। लेखक का कहना है कि ये लोग मोहनजोदड़ो से कई हजार वर्ष पहले हुआ। व्यापारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के निवासी मान सकते हैं। आगे वो बता रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अकस्मात अंत के लेखक ने क्या कारण बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अचानक क्यों मिट गई, उसके क्या कारण हैं। तो उसके लिए लेखक बता रहे हैं या तो सिंधु नदी में बाढ़ आई हो या मौसम परिवर्तन के कारण धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। दो कारण, सिंधु नदी में बाढ़ का आना या मौसम परिवर्तन के कारण जमीन सूखी और रेगिस्तान छा गया, ऐसा भी हो सकता है। ये कारण बताए हैं यहाँ पर। तो आगे वो बताते हैं कौन सा कारण ज़्यादा सही लगता है। तो कहा है बालू से ढके ये शहर सुरक्षित भी रहे, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ साथ खंड खंड हो गए। इस सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता भिन्न थी। भारत में आने वाली यह सभ्यता शुरू में संभवतः कृषि की प्रधानता थी। इस सभ्यता में कृषि प्रधान सभ्यता थी, ये भी इसमें बताया गया है। लेखक बताते हैं कि खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा। नव प्लस आगंतुक, नए आने वाले जो आर्य थे और उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। अब कहते हैं लेखक कि ये जो आर्य आए शायद इन्होंने कृषि को ज़्यादा महत्व दिया और ये सिर्फ एक बार नहीं आए, आते रहे। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। क्या कहा है कि ये जो लोग आए हैं इनकी जातियां और कबीले समय समय पर आते रहे हों और भारत में घुल मिल गए। इसमें सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। अब देखिए संस्कृति का मेल बताया है दो जातियों के बीच में और कहा है इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। ये बताया है बाहर से आने वाली जातियां और भारतीय संस्कृति किस प्रकार घुल मिल जाती थी इस पैराग्राफ में। अब हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है भारतीय अतीत की पहली पहचान क्या है। तो लेखक ने हमें बताया सिंधु घाटी की सभ्यता।
सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें मिले मोहनजोदड़ो और पंजाब में हड़प्पा में। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली है? पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में, तथा यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक स्तर कैसा था? तो ये उत्तर हम पहले भी मैंने आपको बताया था। तो उत्तर इस प्रकार होगा, सिंधु घाटी सभ्यता फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से इन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किए, और साथ ही एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, अमीर था। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार है। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अगली बात है उसकी विशेषता की, धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व होने पर भी किसी एक धर्म की प्रधानता नहीं थी। व्यापार को विशेष स्थान प्राप्त था। फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से इनके संबंध थे। तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। अगला हमारा प्रश्न, आर्य भारत में कब आए? तो सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 वर्ष पूर्व। आर्य लोगों का मुख्य धंधा क्या था, व्यवसाय क्या था उनका? तो खेती करना था। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर, और संक्षिप्त रूप से मैंने आपको बताया हमारा जो पाठ नंबर 3 था, सिंधु घाटी सभ्यता, ये उसका भाग 1 है। अगले दूसरे भाग में हम सिंधु घाटी सभ्यता का ये पाठ कंटिन्यू पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।